गति के समीकरण क्या है? सबसे पहले आपको कुछ प्रतीक बता दें, जैसे किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग को हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम वेग को स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, समय को t से प्रदर्शित करते हैं और चली गई दूरी को s से प्रदर्शित करते हैं। ये प्रतीक समझ में आ गए। अब इन्हीं में जो संबंध है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय और दूरी, इनके जो आपस में रिलेशन है, आपस में संबंध, उन्हें ही हम गति के समीकरण कहते हैं। और ये गति के समीकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न केवल कक्षा 9 के लिए बल्कि कक्षा 10, 11, 12 हर जगह काम आएंगे। ठीक, तो ये है क्या? इन्हीं का आपस में संबंध, और इन्हीं संबंधों को हम कहते हैं गति के समीकरण। ये बात समझ में आ गई? कुल मिला के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण क्या कहलाते हैं? गति के समीकरण। और ये तीनों हैं क्या? इन्हीं का आपस में एक संबंध। कोई प्रॉब्लम? इनको आप याद कर लें पहले तो। पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। पहले समीकरण को प्रूफ करना है कि ये v बराबर u प्लस at आया कैसे। माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u, एक समान त्वरण a तथा t समय बाद अंतिम वेग v है। ये हमने मान लिया। माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u, एक समान त्वरण a और t समय बाद उसका अंतिम वेग v है। पहले वेग था u, अब वेग हो गया है v, और उसको चेंज होने में समय कितना लगा? t। समझ गए? और त्वरण बराबर यही होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो समझ लो गति का पहला समीकरण आ गया। अब सबके मान रखने हैं। त्वरण की जगह पर रखेंगे a, बराबर के नीचे बराबर, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है? v माइनस प्रारंभिक वेग क्या है? u बटे समय। समय क्या हमने माना है? t। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण की जगह पर रखा a, वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग v माइनस u और अपान समय यानी कि t। अब t इधर भाग में है, इधर गुणे में चला आएगा तो हो जाएगा a इंटू टी यानी at बराबर v माइनस u। अब ये माइनस का u इधर आएगा, प्लस का u हो जाएगा तो हो जाएगा u प्लस at बराबर v। यही तो लाना था, v बराबर u प्लस at। अब चाहो तो इसको उधर लिख लो और उसको इधर लिख लो, दिखने में अच्छा लगेगा। या इसको हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस at। यही गति का प्रथम समीकरण है। समझ में आ गया? दूसरा समीकरण प्रूफ करना है। माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u, एक समान त्वरण a और t समय बाद अंतिम वेग v और चली गई दूरी s है। समझ गए? माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u, एक समान त्वरण a और t समय बाद अंतिम वेग v तथा चली गई दूरी s है। ओके, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय।
चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से दूरी बराबर हम निकाल सकते हैं। कैसे? दूरी बराबर हो जाएगा, ये गुणे में चला जाएगा इधर, चाल गुणे समय। दूरी बराबर फार्मूला क्या बनेगा? चाल गुणे समय। अब देखो यहाँ चाल का कोई यूज नहीं है, तो चाल की जगह हम वेग कर सकते हैं। ठीक, तो इस चाल की जगह हमने क्या कर लिया? वेग। देखो दूरी की जगह तो हम s रख सकते हैं, समय की जगह t रख सकते हैं, लेकिन वेग की जगह हम क्या रखेंगे? u रखेंगे तो v को प्रॉब्लम होगी, v रखेंगे तो u को प्रॉब्लम होगी। बताओ किसको रखें? ना यहाँ पे u रखो ना v रखो, दोनों को जोड़ करके उसका औसत निकाल लो। ठीक, तो यहाँ हम क्या निकालें? औसत वेग। समझ गए? तो वेग ना यूज करके हम क्या यूज कर लेंगे? औसत वेग। समझ में आ गई बात? तो चली गई दूरी बराबर क्या होगा? औसत वेग। वेग का यूज नहीं करके यहाँ पर औसत वेग का यूज करेंगे, इनटू टाइम यानी कि समय। ये बात समझ में आ गई ना सबको? चली गई दूरी बराबर वेग गुणे समय होता है। वेग की जगह हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर? औसत वेग, क्योंकि दो वेग हमारे पास, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। चली गई दूरी है s, बराबर के नीचे बराबर, औसत वेग क्या होगा? u प्लस v बटे 2, और समय हो गया t। अब देखो जो समीकरण आपको लाना है उसमें कहीं v दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? इसका मतलब v का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे जो v आ गया है, इस v को हटा देना है। कैसे हटाओगे? v बराबर होता है u प्लस ए टी। पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से v को हम हटा लेंगे, इसलिए क्योंकि v हमें नहीं लाना है। तो v की जगह क्या रखेंगे? u प्लस ए टी। कहाँ से? गति के प्रथम समीकरण से, जो अभी हम कर चुके हैं। तो v की जगह पर क्या रखेंगे? u तो रहेगा, v की जगह पर रखेंगे u प्लस ए टी बटे 2 इंटू टी। ये कहाँ से रखा हमने? v बराबर u प्लस ए टी। अब इसको सरल करेंगे थोड़ा और, u और u मिलकर हो जाएगा 2u प्लस ए टी बटे 2 इंटू टी। अब t का गुणा कराएंगे तो t का गुणा 2u से भी होगा और 80 से भी होगा। तो s बराबर t का गुणा इससे कराओ 2ut प्लस 80 से कराएंगे तो हो जाएगा 80 स्क्वायर बटे 2। अब 2 का भाग इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में अलग अलग करेंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 2ut बटे 2 प्लस 80 स्क्वायर बटे 2। समझ में आ रही बात? बटे 2 था, हमने अलग अलग कर लिया। 2ut के साथ भी 2 आएगा और 80 स्क्वायर के साथ भी 2 आएगा। 2 से 2 हो गया कैंसिल, यानी s बराबर आ गया, यहाँ बचा क्या? ut, और यहाँ पर इसको हम 1/2 आगे कर लें तो आ गया 80 स्क्वायर। ये है गति का द्वितीय समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। और तीसरा क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। कुछ समझ में आई बात? v हमारे पास है और v स्क्वायर हमको लाना है, u हमारे पास है और u स्क्वायर हमको लाना है। कैसे आएगा? स्क्वायर कर लेंगे। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें गति का प्रथम समीकरण पता है तो उसकी सहायता से हम तीसरा समीकरण निकाल सकते हैं और हमें कुछ नहीं करना। गति के प्रथम समीकरण से डायरेक्ट क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। लाना क्या है? v स्क्वायर, और है क्या? v। क्या करेंगे?
स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे। अकेले करना मुश्किल है, इसलिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, तो दोनों पक्षों का हमें क्या करना है? वर्ग कर लेना है बस। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर हो जाएगा v का स्क्वायर और इधर हो जाएगा u प्लस एटी का स्क्वायर। v का स्क्वायर तो हो जाएगा v स्क्वायर, है ना। ये ओपन होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी u स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब u और b का मतलब 80, प्लस बी स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर। जब ओपन करेंगे तो आएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, अब देखो कुछ मैच हुआ। v स्क्वायर आपका आ गया, u स्क्वायर आपका आ गया और 2as लाना है। ठीक, अब तो 2 यहाँ पे तो मिल रहा है आपको, समझ गए, लेकिन इसमें 2 आपको नहीं मिल रहा है, तो 2 लाएंगे कहाँ से? इसके लिए काम करते हैं, तो इसमें हम 2 से गुणा और 2 से भाग अपने तरफ से कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 नहीं था, इसलिए हमको 2 की ज़रूरत है, क्योंकि 2 कॉमन लेना ही है तभी तो 2 आएगा। तो 2 से हमने गुणा, 2 से भाग अपने मन से करा लिया, जिससे कि हमें 2 कॉमन मिल जाए। अब देखो कॉमन क्या मिलेगा? 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, a लाना है, a यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2a हमने कॉमन ले लिया। ठीक, समझ में आ रही बात? अब जब 2a यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचेगा? u बचेगा और t बचेगा, यानी ut प्लस इधर क्या बचेगा? ऊपर का 2 निकल गया तो बचेगा 1/2, है ना, 1/2, एक a निकल गया तो एक a बचेगा और t स्क्वायर बचेगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन लिया तो अंदर बचा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा आपको? कुछ जाना पहचाना? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर याद करिए, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर किसके बराबर होता है? s के बराबर होता है, और ये गति का दूसरा समीकरण है। यानी जहां s लिखा हो वहां पर हम लिख सकते हैं ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो जहां ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखा हो वहां s भी लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? s। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, इसकी जगह पर क्या हो गया? s। यही गति का तृतीय समीकरण है।